हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को समझने वाले हैं। और यूटेट की दृष्टि से या पेपर की दृष्टि से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए समझते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान समय में, मौलिक अधिकार कितने हैं। पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो कितने हैं, तो मौलिक अधिकार कितने, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, और अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। बहुत बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है और बहुत बार यहां से लोग गलतियां भी करते हैं। हमने अब गलतियां नहीं करनी है। तो मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और वर्तमान समय में कितने हैं, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। अब अगर हम बात करें कि जब मूल संविधान में 7 थे और अब कितने हैं, 6 है, तो कौन से मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटाया गया। ठीक है, यहां से बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें कि किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अब अगर हम बात करें कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन पहले कौन से अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, और अनुच्छेद 31 अब क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसे कब हटाया गया, बहुत बार पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकारों से हटाया गया। बहुत बार यहां से पेपर में प्रश्न पूछा गया है, तो कब हटाया गया, तो इसे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कहां पर रखा गया, तो इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया या 300 क में रखा गया। ठीक है, बहुत बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है। और बहुत बार तो सीधा सिंपल प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ, तो वो 1978 में हुआ। और इसके द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे कहां रखा गया है, तो इसे जो 300 ये जो अनुच्छेद है उसमें रखा गया है। ठीक है, बहुत बार यहां से पेपर में प्रश्न पूछा गया। तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है, और मूल संविधान में कितनी थी, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितनी थी, तो उस समय 7 थी। ठीक है, और 7 में से कौन सा हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और संपत्ति के अधिकार का वर्णन पहले अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 31 में था। ठीक, अब इसे हटाकर कहां रखा गया है, तो 300A में रखा गया है। और कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो 12 से 35 में किया गया है। ठीक,
और अगर हम बात करें कि किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो भाग 3 में। यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और बहुत बार पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत बार यहां से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम एक एक मौलिक अधिकार को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि यहां से पेपरों में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और अगर आप यूटेट 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी या पेपर 1 या आप पेपर 2 मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे द्वारा नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। और उन बैच को लेने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 98089386 ठीक है और 34 पर मैसेज कर सकते हैं, या हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर देंगे, अपने ऐप का लिंक क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पहले मौलिक अधिकार को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, पहले उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, पहले समानता का हो जाएगा। और समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से और 18 में किया गया है। ठीक है, और दूसरे नंबर का अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। और उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे नंबर का जो अधिकार है वो कौन सा हो जाएगा, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा, वो धार्मिक स्वतंत्रता का हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसका जो वर्णन है वो कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 5वें नंबर के अधिकार की, तो 5वें नंबर का अधिकार कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अधिकार। और इसका जो वर्णन है, 5वें अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 6ठे नंबर का जो अधिकार है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। और अगर हम बात करें कि जो 6ठे नंबर का अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, वो कौन सा है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इनको अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, इसके बारे में थोड़ा एक बेस बना लिया, एक आधार बना लिया। ठीक है, इनके बीच में आपने देखा होगा कि एक अनुच्छेद छूट गया, कौन सा, 29 और 30 यहां पर है और 32 यहां पर है, लेकिन 31 नहीं आया। और 31 में ही किसका वर्णन था, संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। और उसे अब क्या कर दिया है, संविधानिक जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए उसका वर्णन या उसका जिक्र हमने यहां पर नहीं किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम एक एक मौलिक अधिकार को क्या करने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समानता के अधिकार को समझेंगे और समानता का जो अधिकार है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं समानता का मतलब क्या है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है,
उसमें अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के समक्ष क्या है? सभी बराबर है। यहां पर कानून के सामने कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है, और कोई किसी भी प्रकार की हम समानता असमानता की बात नहीं कर सकते हैं। सभी लोग क्या है? एक समान है। ऐसी बात कौन करता है? विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 में इस चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। सभी नागरिकों को एक समान कानून, इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 14 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अनुच्छेद 15 को समझने वाले हैं। अनुच्छेद 15, आइए समझते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध। तो बहुत बार पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या क्षेत्र के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन या इसका निषेध या इसका विरोध कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में किया गया है, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियुक्ति के विषय में समान अवसर, यानी हम कह सकते हैं कि रोजगार के संबंध में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अनुच्छेद 17 को समझने वाले हैं, और अनुच्छेद 17 और 18 पेपरों में बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। और जो अनुच्छेद 17 है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 17 है कि अस्पृश्यता, यहां पर ये इस प्रकार से होता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में किस चीज का वर्णन है? उपाधियों का अंत, कि अब उपाधियां नहीं ली जाएगी। जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा क्या लिया करते थे? बड़ी बड़ी उपाधियां लिया करते थे, भारी भरकम उपाधियां लिया करते थे, महाराजाधिराज, ठीक है, या विक्रमादित्य, इस प्रकार की क्या लिया करते थे? उपाधियां लिया करते थे। अब उन पर क्या है? उनका अंत कर दिया गया है। अब सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? उपाधियां ले सकते हैं, ठीक है। शिक्षा, जैसे मान लो कोई PhD करेगा तो डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। और सेना के क्षेत्र में भी क्या लगती है? उपाधियां लग सकती है। उसके अलावा उपाधियों का अंत किया गया है। तो इसका वर्णन कहां किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम दूसरे नंबर के अधिकार को समझने वाले हैं, और दूसरे नंबर का जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो कितने से कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं, पहले हम अनुच्छेद 19 को समझते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पेपर में सीधा सीधा इनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जो बोलने की स्वतंत्रता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो कहां किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है, ठीक है। अगर 19 का ए ना दिया गया हो, अगर सिर्फ 19 ही है और अगले क्या हो सकते हैं 18 या 20 या 22 इस प्रकार से ऑप्शन होगा, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? 19 लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से दिया हो 19 का ए बी सी, तो 19 के ए में इसका वर्णन किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है कि हमें क्या है? अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे है अनुच्छेद 19 का बी। 19 के बी में किस चीज का वर्णन है? सभा की स्वतंत्रता, की हम क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सभा कैसी होनी चाहिए? वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए, और वो भी बिना हथियार की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे 19 के सी, तो इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, की जब हम क्या करेंगे? अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को रखने के बाद हम सभा कर सकते हैं, और सभा के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम संघ बना सकते हैं, और संघ बनाने के बाद उसे हम क्या कर सकते हैं? पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता, यानी उसका हम पूरे देश में क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम 19 का जो ई है 19 के ई को समझने वाले हैं। 19 के ई में बताया गया है कि पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता, कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे देश में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं या रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला है 19 का ऐप, इसे निरस्त किया गया है या इसे हटा दिया गया है। यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार का वर्णन यहाँ पर भी था। एक तो कहाँ था, अनुच्छेद 31 में था, और दूसरा जो 19 का एफ है इसमें भी किस चीज का वर्णन था, इसमें भी संपत्ति के अधिकार का वर्णन था या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ठीक है, तो इसे भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम 19 के जी को समझने वाले हैं। कोई भी व्यापार एवं आजीविका की क्या है, स्वतंत्रता है, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, कि किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, और आजीविका की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब हम अनुच्छेद 20 को समझने वाले हैं और अनुच्छेद 20 क्या है, महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 20, 21 का क और 22 ये पेपर के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। ऐसे तो सारे के सारे अनुच्छेद क्या है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आइए समझते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यहां पर क्या होना था, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने आ रही है तो उसके संबंध में हमारे पास क्या है, संरक्षण है, या हमारे पास अपने बचाव करने का क्या है, अधिकार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला हो जाएगा, अगला बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 में किस चीज का वर्णन है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, कि जो हमारे प्राण है या जो हमारा शरीर है उसके संरक्षण का हमारा क्या है, अधिकार है। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार। ठीक है, और सोने का अधिकार, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला है अनुच्छेद 21 का क, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 21 के क में क्या बात बताई गई है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 86वें संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 2003 में। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया, 2003 में। 2003 में क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, और उसे कब मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, तो 2003 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला जो अधिकार है वो कौन सा है, अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 में किस चीज का वर्णन है, कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में क्या है, संरक्षण है, कि यदि हमें पुलिस क्या कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, ठीक है, तो उसके संबंध में भी हमारे पास क्या है, कुछ संरक्षण है। यानी जो पुलिस है, पुलिस हमसे जबरन क्या नहीं कर सकती है, बयान नहीं ले सकती है, और साथ में पुलिस हमें क्या करेगी, मतलब जिस भी व्यक्ति को क्या कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उसे नजदीकी कोर्ट में 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, पेश करेगी। ठीक है, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, नजदीकी कोर्ट में क्या करेगी, पेश करेगी। ठीक है, उसे मारा या धमकाया नहीं जाएगा या उसे पेटा नहीं जाएगा। ये क्या है, ये अधिकार है किसके संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों के दोनों जो अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको समझने में बहुत सारे साथी क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो गलती नहीं करनी है। आइए इसे हम थोड़ा आसान करके समझेंगे। अनुच्छेद 23 और 24, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो गया है, 23 हो गया, एक को हम 24 कर देंगे, एक क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 और ये क्या हो जाएगा, ये
ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 23 में किस चीज का वर्णन है, तो मानव तस्करी और बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, या यहां पर क्या है, श्रम, कि हम जबरन किसी से क्या नहीं करा सकते हैं, श्रम नहीं करा सकते हैं, या बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये वर्णन कहां पर है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में है। बलात् श्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि मानव की तस्करी पर रोक लगाई गई है। ठीक है, और बेगार और बंधुआ मजदूरी हम किसी से नहीं करा सकते हैं, और साथ में किसी भी प्रकार के जो जबरन श्रम है उस पर क्या है, निषेध या प्रतिबंध है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, बाल श्रम। देखिए ये दोनों देखने में क्या लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। बलात् श्रम और बाल श्रम देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। बलात् श्रम का मतलब हो जाएगा कि हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और बाल श्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 14 से कम वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसमें यही बताया गया है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये अनुच्छेद 24 में है कि कारखाने आदि में 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी पर रखना क्या है, अपराध है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और पेपरों में यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझने वाले हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं पहले अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म क्या कर सकता है, मान सकता है। ठीक है, हमें क्या है, हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, बेशर्ते हमें जबरन किसी के द्वारा क्या नहीं करा जा रहा है, फोर्स नहीं करा जा रहा। हमें कोई किसी धर्म को मानने के लिए फोर्स नहीं करा सकता। धर्मांतरण, अगर किसी को धर्मांतरण कराने के लिए कोई मजबूर कर रहा है तो उस पर तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हम अपने इच्छा से, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं, या किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हैं, या किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो वो अपना सकते हैं या मान सकते हैं। इस चीज का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 25 में है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या है, स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। और अगला जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 27। आइए समझते हैं। अनुच्छेद 27 है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध में संदायिकी की स्वतंत्रता। मतलब करों के संबंध जो अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 में बताया गया कि धर्म की अभिवृद्धि या धर्म के बढ़ाव के लिए करों मतलब कर इकट्ठा किया जा सकता है, या संदायिकी क्या है, स्वतंत्रता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 28 भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी विद्यालय किसी अन्य धर्म के बालकों को क्या नहीं कर सकता है, मतलब जबरन प्रार्थना के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जो 5वें नंबर का जो अधिकार है उसे समझने वाले हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ये उनका क्या है, अधिकार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अनुच्छेद 30 को समझने वाले हैं। और अनुच्छेद 30 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 30 में भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश हो सकता है। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, अल्पसंख्यक,
अल्पसंख्यकों के लिए स्कूलों में या नौकरी में क्या है, छूट का प्रावधान है, ठीक है, या विशेष सुविधा कह सकते हैं, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद 30 में किया गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम अनुच्छेद 32 को समझने वाले हैं। और अनुच्छेद 32 क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो ये 6 नंबर का क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे 5 अधिकार है, ठीक है, जो हमारे 5 अधिकार है और वो सरकार के द्वारा हमें नहीं दिए जा रहे हैं या उनमें कटौती की जा रही है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद कौन सा 32 है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों के उपचार में यह बताया गया कि हम फिर कहां जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में क्या की जा रही है, कटौती की जा रही है या हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं दिए जा रहे हैं। और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को क्या करता है, फटकार लगाता है या डांटता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या कह सकते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं कि अगर हमारे जो अधिकार है, अगर हमारे अधिकार हमें नहीं दिए जा रहे हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। बहुत बार पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर डॉक्टर BR अंबेडकर ना दिया गया हो ऑप्शन में या प्रश्न में कि किसने मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, तब तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर BR अंबेडकर प्रश्न में ना दिया गया हो, सीधा सीधा प्रश्न दिया गया हो कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में दिया हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर फिर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में अगर आप यूटेट 2026 के लिए नया बैच लेना चाह रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं या पहले ही बार में यूटेट को अच्छे नंबरों के साथ पास करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्स ले सकते हैं और हमारे द्वारा उस पर क्लासें शुरू हो गई है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।